तो यार अब हम देख लेते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कैसे हमारे इन सिग्नल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनमें कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा PaCO2 ज़्यादा है। ठीक है, जिसे हम हाइपर कैप्निया कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड है। तो अब इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हमें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड हो गया और ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया। ठीक है, तो CO2 को यहाँ पर क्रॉस करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है जो हमारा इस पे प्रोटॉन्स भी होते हैं, पर प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए अकेली CO2 ही मूव करेगी ब्लड टू CSF। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या करेगी, जो हमारी CO2 जब इधर से जाकर ब्लड ब्रेन बैरियर में चली जाएगी तो ये क्या करेगी, वाटर के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो CO2 प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होती है तो ये दो बाई प्रोडक्ट्स में टूटती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट और ये हमारा हो गया प्रोटॉन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर होती है वहाँ पर pH अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन हमारा ये क्या करेगा, ये हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये इसका स्टिमुलेंट है। ठीक है, ये इसे एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो अब प्रोटॉन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को। ठीक है, और ये अगेन किसे स्टिमुलेट करेंगे, DRG और नीमोटैक्सिक सेंटर। और ये फिर से क्या करेगा, DRG फर्दर किसे स्टिमुलेट करेगा, वेंट्रल वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। ठीक है, और ये फर्दर फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, जैसे ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये DRG को मैसेज भेजेगा और न्यूमोटैक्सिक सेंटर फिर से इधर मैसेज भेजेगा, ये इसको भी VRG को भी मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो ये दोनों सिग्नल्स भेजेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम को इनकी कंट्रैक्शन कराने के लिए फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व को। ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व और फ्रेनिक नर्व एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी एक्शन पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे कि कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम मसल्स की इनकी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी कंट्रैक्शन की, जिससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ भी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग हमारी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये होगा। अब जैसे ही हमारी ब्रीदिंग ऐसे तेज़ होगी, ठीक है, तो इंस्पिरेशन ज़्यादा होगी, एक्सपिरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मोर एयर विल कम इनटू द एल्वोलाई, हमारे लंग्स ज़्यादा एयर को अंदर खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन बढ़ गई। ठीक है, अब जितनी एयर अंदर रह जाएगी उतनी ही जल्दी से हम एक्सपायरेशन भी करेंगे और एयर को बाहर भी जाना होगा। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली गैस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, जो हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली थी हमने एनवायरनमेंट से, वो एल्वोलाई से ब्लड में जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे टिश्यू से आ रही है, ठीक है, वो ब्लड से एल्वोलाई में भी जाएगी और एल्वोलाई से फिर एटमॉस्फेयर में भी स्पीड से बाहर जाएगी। ठीक है, तो CO2 मूव्स फ्रॉम एल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर मोर क्विकली एंड CO2 लेवल इन द ब्लड्स गेट रिड्यूस। ठीक है, तो अब CO2 के लेवल फिर से कम हो जाएंगे क्योंकि हम जल्दी इंस्पिरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन करेंगे। ठीक है, अगर CO2 के लेवल कम हो जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में हमारे CO2 के लेवल कम हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड में, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो उससे फिर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कम हो जाएगी इधर। ठीक है, ये प्रोसेस फिर से कम होगी। अब प्रोटॉन भी कम पड़ेंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और इसको सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को सिग्नल कम मिलेगा। ठीक है, अगर ये हमारा कम हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली नॉर्मल इंस्पायरेशन करवा देगा। ठीक है, क्योंकि ये अगेन DRG और इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को सिग्नल कम भेजेगा और हमारी जो वेंटिलेशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाएगी। ठीक है,
हमारी रेस्पिरेशन स्लो डाउन हो जाएगी और कम बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। अगर हम इसका उल्टा केस देखें, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में हाइपोकैप्नी हो जाए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, कार्बोनिक एसिड भी कम बनेंगी, ठीक है, प्रोटॉन्स भी कम बनेंगे, अपना केमिकल सेंट्रल कीमोरेसेप्टर भी कम एक्टिवेट होगा, ठीक है, डीआरजी भी कम एक्टिवेट होगा, बीआरजी, फिर फ्रिक्वेंसी भी उसकी कम हो जाएगी, तो रेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगी और रेस्पिरेशन रेट वेंटिलेशन फिर से कम हो जाएगी और हमारी ब्रीदिंग लो और शैलो हो जाएगी, ठीक है, गहरे गहरे सांस लेंगे आराम आराम से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हमारी वेंटिलेशन कम हो जाती है, ठीक है, तो मतलब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वेलाई में कम जाएगी क्योंकि गैस एक्सचेंज कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ पर बिल्ड होने लग जाएगी, ब्लड में से, ब्लड में ही फिल्ड होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग हो रही है। CO2 हमारा एल्वेलाई भी कम जाएगा और एटमॉस्फेयर में कम जाएगा क्योंकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कम हो रही है, ठीक है, तो ब्लड में ही वो अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिससे फिर क्या होगा, CO2 जब बढ़ेगा फिर से वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर से CCR को स्टिमुलेट करेगा, ये अपना फिर से काम करेगा और हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर देगा, ठीक है। तो यार अब हम पेरिफेरल रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी और लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का होता है, कैरोटिड बॉडीज़ और एयोर्टिक बॉडीज़, ठीक है। तो इसकी इन दोनों की लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये डिवाइड होता है एयोर्टा में, और एयोर्टा की अगेन ब्रांचेस होती हैं, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, और इधर हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी होगी और इधर हमारी डिसेंडिंग एयोर्टा होगी, ठीक है, और ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है, और अगेन कॉमन कैरोटिड आर्टरी की भी अगेन 2 ब्रांचेस होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और ये दोनों राइट साइड की हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। और जब कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारी बाइफरकेट करती है, ठीक है, तो इनकी साइड में हमें ये कैरोटिड बॉडीज़ दिखती हैं, ठीक है, वेयर कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट्स स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर कॉल्ड कैरोटिड बॉडी occur there, ठीक है। और एयोर्टिक बॉडी किसके अराउंड होगी, एयोर्टा के अराउंड, ठीक है, इनके नाम में ही पता लगा है, ये एयोर्टिक एयोर्टा के अराउंड और कैरोटिड कॉमन कैरोटिड की बाइफरकेशन के अराउंड, ठीक है। तो हमने लोकेशन देख ली। अब ये स्पेशल कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और pH में, ठीक है, और इन सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप डाउन बिलो द 60 mm मर्करी, तो ये सबसे पावरफुल रेस्पिरेटरी स्टिमुलस होता है पेरिफेरल रिसेप्टर के लिए, ठीक है। यूँ तो हमारी बॉडी में 60 mm से अबव ही रहता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पर जब भी ये कम होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल स्टिमुलस होता है पेरिफेरल रिसेप्टर के लिए, इनसे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और pH से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इन तीनों स्टिमुलेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, तो इनका मेनली कंसर्न होता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर से, तो 70% ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को ही स्टिमुलेट करते हैं और -30% हमारे पेरिफेरल रिसेप्टर को करते हैं। और अगर हम pH की देखें, ठीक है, तो pH वैसे तो चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही एसोसिएटेड होती है, पर इस केस में ये इसके साथ एसोसिएटेड ना होकर हमारी मेटाबॉलिक एसिड की वजह से चेंज होती है, ठीक है, जैसे कि कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, यहाँ हमारी लैक्टिक एसिड बनती है तो उससे हमारी pH में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों तो देख लिए, अब इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे इनको एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है।
तो कैरोटिड बॉडी या एओर्टिक बॉडीज़ में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ग्लोमस सेल्स होते हैं और टाइप 2 सस्टेनेकुलर सेल्स होते हैं, जिसे हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइप 1 सेल्स हो गए और ये टाइप 2 सेल्स हो गए, जिसे हम सपोर्टिंग सेल्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये ग्लोमस सेल हो गया, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एक वेसिकल होता है, ठीक है। तो ये ग्लोमस सेल में पैकेजेस और वेसिकल्स होते हैं, जिनमें कि इसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और मेनली क्या होता है, डोपामीन, ठीक है। तो इन वेसिकल्स में हमारे डोपामीन्स होते हैं, ठीक है। और इनमें एक स्पेशलाइज्ड पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स के लेवल को। ये हमारे वेसिकल्स हो गए, ये हमारी पोटेशियम चैनल हो गई, ठीक है। जिसमें कि अगर हमारी O2 हमारे इस ग्लोमस सेल में अगर ये O2 60 mm मरकरी से कम होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा पोटेशियम को, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम है वो पोटेशियम चैनल इनहिबिट हो जाएंगे। और अगर हमारी pH भी कम होगी, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिड की वजह से अगर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो pH अपने आप कम हो जाएगी, तो ये भी इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव इनहिबिशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा pH की वजह से हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन कम होने की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें कैसे हिस्सा लेती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आएगी, ठीक है, और वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड हमें पता है अनस्टेबल होगी, ये क्या करेगी, ये बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। ये प्रोटॉन अगेन से इनहिबिट करेगा, ठीक है। पर इसमें ये हमारा प्रोटॉन मेटाबॉलिक एसिड की वजह से आ रहा है, पर ये प्रोटॉन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब मिलकर पोटेशियम चैनल्स को बंद कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब पोटेशियम चैनल इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो पोटेशियम अंदर हमारे सेल के बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इनसाइड सेल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा सेल मोर पॉजिटिव बन जाता है और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये चार्ज अंदर ही रहेगा तो इसकी सेल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, अगेन कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा और कैल्शियम अंदर रशियन होगा, ठीक है। और कैल्शियम हमारा इन वेसिकल्स के पास आएगा और वेसिकल्स में क्या करेगा, ठीक है, कैल्शियम चैनल बढ़ जाएंगे और मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हमारे सेल में अंदर आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, जो हमारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा जो वेसिकल था, तो इसे फ्यूज़ करवाएगा इसकी ग्लोमस सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूज़ हो जाएगा तो ये नर्व एंडिंग में इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डोपामीन को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो हमारा डोपामीन नर्व एंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ रिलीज के साथ ये फ्यूज़ हो गया वेसिकल और डोपामीन इसने रिलीज किया और ये नर्व टर्मिनल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नर्व टर्मिनल होती है, ठीक है। अगर तो यहाँ ये हमारा कैरोटिड बॉडी का सेल है, ठीक है, तो ये नर्व को करेगा, नर्व टर्मिनल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये नर्व बॉडी अगेन किस में सिग्नल लेके जाएगी, DRG और BRG के पास, ठीक है। तो ये सिग्नल एक्शन पोटेंशियल DRG और BRG के पास पहुंच जाता है। DRG अगेन किसे स्टिमुलेट करेगी, BRG, और ये क्या करेगी, हमारी वेंटिलेशन बढ़ा देगी, ठीक है। अगर तो कैरोटिड बॉडी है तो हमारी क्रेनियम नर्व नंबर 9 एक्टिवेट होगी। अगर हमारी एओर्टिक बॉडी है तो क्रेनियम नंबर 10 जो वेगस नर्व होगी, ठीक है। और वेगस नर्व अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर DRG को एक्टिवेट करेगी, BRG को एक्टिवेट करेगी और ये हमारी वेंटिलेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर हमारी वेंटिलेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो हम ज़्यादा सांस लेंगे, ठीक है, और गैस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल कर एल्वुलाई में आएगी, एल्वुलाई से हमारा ये एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल भी नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो वेंटिलेशन बढ़कर
फिर नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल रिसेप्टर का फंक्शन होता है।